Student, in a previous lecture, I told you about some common properties of enzyme, and in this lecture, I will tell you about enzyme structure, or we are going to discuss about structure of enzyme. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की बात कर ली थी, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंजाइम के स्ट्रक्चर के हवाले से। तो देखें, एंजाइम के स्ट्रक्चर के हवाले से आपकी बुक जो कह रही है कि with exception of ribosome all the enzymes are globular protein, यानी राइबोजाइम्स को छोड़कर, किसको छोड़कर, सिर्फ राइबोजाइम को छोड़कर जो है वो बाकी तमाम के तमाम जो एंजाइम होते हैं वो किस किस्म के प्रोटीन होते हैं, वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन दो स्ट्रक्चर, दो शेप में होते हैं। एक प्रोटीन वो होते हैं जिनको हम जो है वो फिब्रस प्रोटीन कहते हैं, जिनकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, और एक प्रोटीन वो होते हैं जिनको हम इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं, जिनको हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। ये किस तरह का प्रोटीन हो गया, ये ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया। और ये जो प्रोटीन है ये कौन सा प्रोटीन हो गया, ये हो गया फिब्रस प्रोटीन। तो कहता है कि एंजाइम जो है वो कौन से वाले प्रोटीन होते हैं, एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड। आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, बेसिकली पॉलीपेप्टाइड की चेन के बने होते हैं। तो एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है या एक से ज्यादा जो है वो किसके बने हुए होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन के। मिसाल के तौर पे इस तरह से मैं अगर बना दूं, तो इसको फोल्ड कर दूं तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है, या ये अगर मैं बना दूं तो इसमें जो है वो क्या है, एक से ज्यादा जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, या तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं या फिर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। तो अभी हमने बात की कि तमाम एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, सिर्फ किसको छोड़कर, सिर्फ राइबोजाइम्स को छोड़कर। सही है। अब ये राइबोजाइम्स क्या है, राइबोजाइम्स आर एंजाइम विच कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड आर फाउंड इन राइबोसोम। यानी राइबोजाइम इस किस्म के एंजाइम हैं जो प्रोटीन के नहीं बने होते। ये किस चीज के बने होते हैं, ये बने हुए होते हैं आरएनए के, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड के। आपको पता है कि आरएनए जो है वो बेसिकली जो काम करता है, एज अ मैसेंजर काम करता है किसके अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। और वैसे भी प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरएनए। लेकिन ये आरएनए जो है वो कैटालिस्ट के तौर पे भी काम करते हैं। तो हम इनको जो है वो किस वजह से क्या कहते हैं, इनको हम राइबोजाइम कहते हैं। और ये जो राइबोजाइम होते हैं बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं किसमें, राइबोसोम्स में। यानी ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम में ही मौजूद होते हैं क्या, राइबोजाइम मौजूद होते हैं। अच्छा, राइबोजाइम बेसिकली काम क्या करते हैं, तो अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें एक राइबोजाइम की, जो कौन सा है, जो कि है पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। ये क्या है, ये एक राइबोजाइम है, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। और इसका जो है वो काम क्या होता है, इस पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज का। पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज किसकी एग्जांपल है, ये राइबोजाइम की एग्जांपल है विच फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मिसाल के तौर पे ये राइबोसोम है, इस राइबोसोम में जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस में जो अमाइनो एसिड आते हैं राइबोसोम में, उनके दरमियान में कौन सी बॉन्डिंग होती है, पेप्टाइड बॉन्डिंग। तो ये अमाइनो एसिड के दरमियान में जो पेप्टाइड बॉन्डिंग बनाता है, वो कौन बनाता है, वो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज बनाता है। अच्छा, इसी पैराग्राफ को जो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया अभी, इसको मैंने यहाँ देखें पॉइंट्स की शक्ल में लिखा हुआ है कि तमाम एंजाइम जो है, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा राइबोजाइम को जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है कि राइबोजाइम बेसिकली क्या है, ये एंजाइम है। ये एंजाइम किस चीज के बने होते हैं, आरएनए के बने हुए होते हैं। राइबोजाइम पाए कहाँ जाते हैं, राइबोसोम में पाए जाते हैं। राइबोजाइम की एक एग्जाम्पल कौन सी है, ये एग्जाम्पल है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज काम क्या करते हैं, ये बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। यानी इसी पैराग्राफ के मैंने जो है यहाँ पर पॉइंट्स भी जो है वो बना दिए हैं, क्योंकि बाज़ दफा आप जब चीजों को पॉइंट्स में लिख लेते हैं तो आपके लिए याद करना उसको क्या हो जाता है, इसको याद करना आपको जो है वो ज्यादा आसान हो जाता है। अब पैराग्राफ की फॉर्म में आपको वो थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन जब आप पॉइंट्स बना लेते हो तो आपका जो माइंड होता है, आपका जो ब्रेन है, उसको क्या करता है, जल्दी जो है वो पिकअप कर लेता है। अच्छा, इसके बाद आगे हम आ जाते हैं मजीद जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, शेप ऑफ एंजाइम एंड कंपोजिशन ऑफ एक्टिव साइट। यानी यहाँ पर जो है वो शेप का मतलब, यहाँ पर शेप भी देखेंगे, साथ में थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, और उसके साथ साथ कंपोनेंट ऑफ एक्टिव साइट के बारे में भी बात करेंगे। तो अब देखिए, कहता है कि मेजोरिटी ऑफ एंजाइम विच आर प्रोटीन इन नेचर can have molecular weight ranging from about
10,000 to 1 मिलियन। यानी सबसे पहले तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट बता रहा है किसका, एंजाइम्स का। तो कहता है ज्यादातर जो एंजाइम होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है, 10,000 से लेकर जो है वो 1 मिलियन तक हो सकता है। कहता है सच एंजाइम हैव टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब कौन से वाले एंजाइम, जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। मैंने आपको बताया ना कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन के नहीं बने होते, वो आरएनए के बने हुए होते हैं। लेकिन ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं उनकी कौन सी स्ट्रक्चर होती है, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और आपको पता है जो टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है, वो जो प्रोटीन होते हैं ज्यादातर वो कैसे होते हैं, वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं, वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन में प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर होती है, टर्शियरी और क्वाटरनरी। अगर आपको याद हो, जब आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि अगर अमीनो एसिड की लीनियर चेन हो तो इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर अमीनो एसिड की जो है वो स्पाइरल अरेंजमेंट है तो इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अमीनो एसिड अगर ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड होकर ऐसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और एक से ज्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर अगर पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कौन सी वाली स्ट्रक्चर, उनको हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और इनमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर हो सकती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है प्रोटीन की, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है। उसके बाद फिर बताता है कि जो एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी, आपको पता है कि एंजाइम का जो मेन काम है वो किसी रिएक्शन को क्या करना है, किसी रिएक्शन को कैटालाइज करना है। तो कहता है कि एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज लोकेटेड इन इट्स एक्टिव साइट। मिसाल के तौर पे देखें, मैं यहाँ पर एक एंजाइम बना देता हूँ, यहाँ पर ये मैं एक एंजाइम बना रहा हूँ, ये एक एंजाइम। तो अब कहता है कि ये जो एंजाइम है इसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब ये एक सबस्ट्रेट को जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, एक रिएक्टेंट को जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, जिस जगह पर ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उस जगह को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे उसका एक्टिव साइट। तो ये जो आपको बीच में कैविटी नजर आ रही है इस एंजाइम में, ये इसका कौन सा साइट है, ये इसका है एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट बेसिकली क्या हो गया, वो जगह जहां पर एंजाइम क्या करता है, अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, विच इज स्पेसिफिक चार्ज बेयरिंग थ्री डायमेंशनल कैविटी। मतलब कहता है कि ये जो एक्टिव साइट है ये स्पेसिफिक जो है वो क्या है, इस पर मखसूस चार्ज होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि ये मल्टेज एंजाइम है, ये कौन सा एंजाइम है, मल्टेज एंजाइम है, तो इस मल्टेज एंजाइम के एक्टिव साइट पर स्पेसिफिक क्या होंगे, चार्ज होंगे। अगर ये मिसाल के तौर पे ये एक यूरिएज एंजाइम है तो इस यूरिएज एंजाइम पर क्या होंगे, चार्ज थोड़े जो है वो डिफरेंट होंगे। यानी हर एंजाइम के एक्टिव साइट पर जो स्पेसिफिक क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। और ये जो एक्टिव साइट है बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये किस तरह की कैविटी है, ये एक 3D कैविटी है। मैं अगर इसकी 3D स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ ऐसे, ये एक कैसी स्ट्रक्चर है, ये 3D जो है वो क्या है, 3D कैविटी है, 3 डायमेंशनल जो है वो कैविटी है। इसके बाद कहता है the substrate which is to be converted into product molecule is attached to active site by। अब कहता है कि जो सबस्ट्रेट होता है, मिसाल के तौर पे ये माल्टोज है, तो माल्टोज का सबस्ट्रेट क्या होगा, माल्टोज का मल्टेज एंजाइम है, सॉरी ये मल्टेज एंजाइम है। तो मल्टेज एंजाइम का जो सबस्ट्रेट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा माल्टोज। मिसाल के तौर पे ये मल्टेज एंजाइम है और इसका सबस्ट्रेट क्या है, इसका सबस्ट्रेट है ये माल्टोज। माल्टोज क्या है, ये इसका सबस्ट्रेट है। तो कहता है जो सबस्ट्रेट होता है जिसको आप रिएक्टेंट भी कह सकते हो, जिसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, वो कहाँ पर आकर अटैच होता है, वो अटैच होता है इस एक्टिव साइट के कौन से वाली जगह पर, सॉरी इस एंजाइम की कौन से साइट पर अटैच होगा, जाकर ये एक्टिव साइट पर जाकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। यहाँ पर अटैच हुआ ये एक्टिव साइट पर जो है जाकर क्या हो गया, ये अटैच हो गया। यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसके पास कौन से चार्ज होंगे, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज होंगे इस सबस्ट्रेट के पास, ताकि इसकी आराम से यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाए। लेकिन कहता है कि ये जो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है, तो ये एक्टिव साइट के साथ जो अटैच होता है वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के साथ होता है। यानी यहाँ पर इस किस्म की कोई खास कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बनाता, बल्कि नॉन कोवेलेंट कोई इंटरेक्शन होता है। नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन क्या है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकता है, या कोई एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करके भी जो है वो उसके साथ क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। लेकिन कौन सा वाला इंटरेक्शन नहीं करेगा, कोवेलेंट वाला इंटरेक्शन नहीं करेगा। फिर कहता है कि जो एक्टिव साइट होता है, एक्टिव साइट की कंपोजिशन बताता है कि एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ 3 to 12 अमीनो एसिड। यानी अगर ये एक्टिव साइट है
इस एक्टिव साइट के अंदर अगर हम अमाइनो एसिड देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने अमाइनो एसिड हो सकते हैं एक्टिव साइट के अंदर? 3 to 12 जो है वो अमाइनो एसिड हो सकते हैं, विच मे बी स्कर्टेड इन द पॉलीपेप्टाइड, यानी पॉलीपेप्टाइड में से ये स्कर्टेड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, टुगेदर इन अ पर्टिकुलर फैशन, लेकिन एक खास तरतीब से लगे हुए होते हैं। ये मतलब एक्टिव हर एंजाइम के ऊपर ये जो अमाइनो एसिड होते हैं एक्टिव साइट पर, इनकी खास तरतीब यानी फैशन, यहाँ पर पर्टिकुलर फैशन मतलब क्या है, ये खास तरतीब से लगे हुए होते हैं। अब इन किस तरीके से ये खास तरतीब से लगे हुए होते हैं, तो देखें मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल दी गई है आपकी बुक में कि मिसाल के तौर पे एक एल्डोलेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है ये एंजाइम है एल्डोलेज एंजाइम। अब कहता है ये जो एल्डोलेज एंजाइम है इसका जो एक्टिव साइट होता है इस पर 3 जो है वो अमाइनो एसिड होते हैं, और 3 अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं? ग्लाइसिन हो गया, एक हिस्टिडीन हो गया, और एक कौन सा हो गया? एलेनिन हो गया। यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ ग्लाइसिन है, यहाँ हिस्टिडीन है, और यहाँ पर क्या है? एलेनिन है। यानी ये 3 अमाइनो एसिड यहाँ पर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। इसके बाद फिर एक और चीज कहता है कि एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ 2 फंक्शनल रीजन, यानी एक एक्टिव साइट के कितने फंक्शनल रीजन होते हैं? एक एक्टिव साइट के जो है वो 2 फंक्शनल रीजन होते हैं। अब वो फंक्शनल रीजन जो है वो क्या है? मिसाल के तौर पे एक्टिव साइट के 2 फंक्शनल रीजन जो होते हैं, ये एक एक्टिव साइट है। अब इस एक्टिव साइट के 2 फंक्शनल रीजन है। मिसाल के तौर पे एक रीजन वो है जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, मतलब यहाँ पर जो मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बना दिया, अब इस साइट को मैं क्या कह रहा हूँ? इसको मैं कह रहा हूँ बाइंडिंग साइट। ये बाइंडिंग साइट किस चीज में हेल्प करेंगे? सबस्ट्रेट को बाइंड करने में हेल्प करेंगे। मिसाल के तौर पे ये माल्टेज एंजाइम है, तो माल्टोज एक सबस्ट्रेट है जो यहाँ पर आकर क्या होगा? इसके साथ बाइंड होगा। तो ये वाले जो साइट हैं ये इसको क्या किस चीज में हेल्प करेंगे? ये इसको बाइंड होने में हेल्प करेंगे। और ये जो दूसरा वाला साइट है जिसको मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ, ये इसको मैं कह रहा हूँ क्या? इसको मैं कह रहा हूँ कैटालिटिक साइट। और ये काम क्या करेगा? इस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोडक्ट में। आपको पता है माल्टोज जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे ग्लूकोज बनती है, तो इसने सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रोडक्ट में। तो यही कह रहा है कि बेसिकली जो है वो इसके जो है वो एक्टिव साइट जो है इसके 2 फंक्शनल रीजन होते हैं। देयर आर 2 फंक्शनल रीजन, वन इज बाइंडिंग साइट एंड अदर वन इज कैटालिटिक साइट। और अमाइनो एसिड हैव एक्टिव साइट व्हिच मेक्स बॉन्ड विद सबस्ट्रेट, यानी एक्टिव साइट के वो अमाइनो एसिड जो सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे वो कौन सा वाला साइट बनाते हैं? वो बनाते हैं बाइंडिंग साइट। वाइल दूसरे अमाइनो एसिड जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो कि सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? सबस्ट्रेट को जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। तो यही जो मैंने भी आपको पॉइंट्स बताए, मैंने यहाँ पर देखें इसको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर मैंने मोलिकुलर वेट बता दिया। एंजाइम का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 10,000 से लेके 1 मिलियन तक हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने ये भी बता दिया कि एंजाइम के ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन में कौन सी स्ट्रक्चर हो सकती है? टर्शियरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है। इसके अलावा एक्टिव साइट के बारे में अगर हम कुछ पॉइंट्स ये जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं इनको पॉइंट्स की शक्ल में बताऊं एक्टिव साइट के, तो सबसे पहले बताया है कि एक्टिव साइट क्या होते हैं? स्पेसिफिक चार्ज बेयरिंग 3D कैविटी, यानी एक एंजाइम है और इस एंजाइम के अंदर ये जो चार्ज बेयर करने वाली एक जो ये 3D कैविटी है जिसमें चार्जेस हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम एक्टिव साइट कह रहे हैं। और उसके बाद कहता है कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज लोकेटेड इन इट्स एक्टिव साइट, यानी जो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा वो कहाँ करेगा? या सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ अटैच किस जगह पर होगी? एक्टिव साइट पर होगी। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज अटैच टू एक्टिव साइट बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। और मैंने आपको बताया कि सबस्ट्रेट जब इस एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच होगी तो वो एक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन करेगा, मतलब वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है वो कर उसके साथ क्या हो सकता है? उसके साथ अटैच हो सकता है। इसके अलावा फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि कंपोजिशन ऑफ एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट जो है वो की कंपोजिशन क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि एक्टिव साइट के जो है वो 2 पार्ट होते हैं। एक साइट वो होती है जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, जो कि सबस्ट्रेट को बाइंड करने में हेल्प करता है। और दूसरी जो इसकी एक साइट होती है, दूसरी जो इसकी साइट होती है उसको हम कौन सा साइट कहते हैं? उसको हम कहते हैं
कैटालिटिक साइट। और कैटालिटिक साइट क्या करती है, वो सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। ये बात हमने कर ली, इसकी दो साइट होती हैं। इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट किस चीज के बने होते हैं। तो एक्टिव साइट के अंदर कितने अमीनो एसिड हो सकते हैं, ये एक्टिव साइट है, इसमें 3 से लेके 12 तक, 3 to 12 अमीनो एसिड हो सकते हैं। द एक्टिव साइट ऑफ एल्डोलेज एंजाइम, अगर हम एक मखसूस एंजाइम की बात करें और वो कौन सा है, वो है एल्डोलेज एंजाइम, उसका एक्टिव साइट देखें तो उसके एक्टिव साइट पर 3 अमीनो एसिड होते हैं, ग्लाइसिन, एक हिस्टिडिन और एक कौन सा होता है, और एक होता है एलानिन। ये 3 अमीनो एसिड यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो हमने बात की, जो चीज डिस्कस की हमने, एंजाइम की स्ट्रक्चर में कंपोजिशन ऑफ एंजाइम देख लिया, क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं, टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होती हैं। हमने राइबोजाइम के बारे में बात की कि राइबोजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो आरएनए के बने होते हैं। इसमें हमने साइज ऑफ एंजाइम की बात करी, इसमें हमने डिटेल में एक्टिव साइट को डिस्कस किया, एक्टिव साइट की कंपोजिशन देखी, उसकी शेप देखी और उसके फंक्शनल जो है वो रीजन देखे। बाकी आज जो हम अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और इस लेक्चर से रिलेटेड जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा, आप वहां से वो क्वेश्चंस देख सकते हैं।